वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम फेडरल बोर्ड का पेपर 2012 सॉल्व कर रहे थे और इसमें मैंने आपसे इससे पहले लेक्चर में जो हमारे जी एमसीक्यूज़ हैं वो आपसे 6th एमसीक्यूज़ तक जो है वो डिस्कस कर लिए थे। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू आ रहा है आज हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इसका आंसर यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी 7th एमसीक्यू है, अगर आप देखें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें इस तरह से है जी 7th एमसीक्यूज़ में कि इफ़ 4a और 16 ये हमारे पास जी 3 टर्म्स हैं आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन फाइंड ए। जैसा कि आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि आप इस जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है इस पर आप कोई रफ वर्क नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखूँगा, आपने सिर्फ ये बात समझनी होगी, लेकिन आप इसका रफ वर्क जो करेंगे वो आप अपनी आंसर शीट की बिल्कुल लास्ट पेज के ऊपर करेंगे। देखें जी इसका रफ वर्क करते हैं। सबसे पहले हमें 4 बताया गया एक नंबर, फिर इसी तरह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन तो इसमें ये कंडीशन है कि ए जो है वो रिपीट होगा, इसमें 2 दफ़ा होगा, यानी वो वैल्यू जो कि आपके पास मीन पे है, ए जैसे मीन पर है तो ये 2 दफ़ा क्या होगा जी रिपीट होगा। और अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की कंडीशन है और इसके मुताबिक अब हमने ए फाइंड करना, तो ये बहुत अब ईजी हो गया जी हमारे लिए इस तरह से कि यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन अप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो कि ए है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर आप देखें तो वो हमारे पास 4 और 16 आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की बेस पर ये इक्वल होते हैं। और अगर हम इसको अब इनको अगर सॉल्व करें यहाँ पर तो इस तरह से होगा जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर आ जाएगा, जबकि 4 16 आर ये हमारे पास जी 64 आ जाता है। और इस तरीके से अगर हम ए फाइंड करेंगे तो जारी बात है स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, प्लस माइनस का साइन आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो होता है ये इक्वल टू होता है जी प्लस माइनस यहाँ पे आएगा और 8 के इक्वल। तो इस तरह से ए जो है हमारे पास प्लस माइनस 8 के इक्वल है। अगर आप देखें ऑप्शंस की तरफ तो ए ऑप्शन है प्लस माइनस 4 जी ये नहीं हो सकता, बी ऑप्शन प्लस माइनस 2 ये भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन अगर देखें तो प्लस माइनस 8 आ रहा है और डी ऑप्शन प्लस माइनस 16 आ रहा है। तो जी सी ऑप्शन बिल्कुल जी इसका राइट ऑप्शन है। तो इसी ऑप्शन को मैं क्या कर दूंगा जी सर्कल कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल कर दिया हमने इसे। इसी तरह जो हमारा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एमसीक्यू आ रहा है, अगर आप उसको देखें तो इस तरह से जी कि इफ़ वाई रेशो वाई डिफरेंस 1 इज इक्वल टू 2x रेशो 2x रेशो x डिफरेंस 1 then y ratio 2x is equal to y ratio then y ratio 2x is equal to y माइनस 1 रेशियो x माइनस 1 विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज यूज्ड। अब देखें जी बिल्कुल इस क्वेश्चन को इसकी स्टेटमेंट का आंसर हम तभी दे सकते हैं जब इसका हम बाकायदा जो है रफ वर्क करें। यहाँ पर तो मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ से जी कॉपी कर रहा हूँ और अब बिल्कुल मैं इसको सेपरेट यहाँ पर इसका रफ वर्क करूँगा और उसके बाद इसको यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास क्या जवाब आता है इसका और कौन सा थ्योरम अप्लाई हुआ है इस पर। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखिए जी वाई रेशो वाई डिफरेंस 1 इनकी रेशो जबकि ये इक्वल टू है 2x रेशो x माइनस 1, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि y की रेशो ले लिए जी 2x के साथ, यहाँ पर ये जो नंबर है 2x, जबकि y डिफरेंस 1 की रेशो ले ली गई है x माइनस 1 के साथ। अगर आप अब इसे रिजेंबल करें तो यहाँ पर इस तरह से अगर लिखा हो कि a रेशो b इक्वल टू हो जाए जी c रेशो d के, और फिर मैं ये लिख दूँ कि a रेशो c जो कि मीन्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया, b को एक c की जगह और c को b की जगह, तो ये इक्वल टू है जी b रेशो, यहाँ पे थोड़े से राइटिंग बेहतर करते हैं जी b रेशो d से। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यही हुआ है कि 2x और x y माइन डिफरेंस 1 इन दोनों की जगह तब्दील की गई है। तो ये ऐसी जो कंडीशन होती है ये सिर्फ अल्टरनेंडो थ्योरम में ही होती है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है। तो चलते हैं जी एमसीक्यू की तरफ और ऑप्शंस को देखते हैं जी। पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो इन्वर्टेंडो थ्योरम है जी, ये नहीं इस पर अप्लाई हुआ। बी देखें तो अल्टरनेंडो थ्योरम जी बिल्कुल यही अप्लाई हुआ, लेकिन सी ऑप्शन भी देख लेते हैं जी, कंपोनेंडो की बात हो रही है जी, ये भी नहीं है, और डी डिविडेंडो थ्योरम भी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक आप समझे कि बी ऑप्शन जो है वो इसमें क्या होगा जी एक हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसी को हम क्या कर देंगे यहाँ पे सर्कल कर देंगे। इसके बाद जो एमसीक्यू आ रहा है हमारा, अगर आप देखें तो 9th एमसीक्यू में ऐसा हमसे पूछा जा रहा है इफ़ ए ओवर बी इक्वल टू बी ओवर सी इक्वल टू के देन ए इज़ इक्वल टू। अब देखें ये इसका रफ वर्क मैं इधर ही कर लेता हूँ। इस तरह से है कि ए ओवर बी भी के इक्वल है, यहाँ पर मैं अब इसको आगे कंटिन्यू करके लिख रहा हूँ जी। और इसी तरह बी ओवर सी भी किसके इक्वल है,
के इक्वल है। जैसे कि मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी वर्क आप यानी कोई भी आंसर रफ वर्क किए बगैर नहीं देंगे आप यहाँ पर। और a इज़ इक्वल टू बी इधर राइट साइड पे आके k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि यहाँ से अगर आप देखें तो b इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय k आ जाएगा। और अब हमने a फाइंड करना है। अगर मैं b की जगह, अगर आप देखें यहाँ पर b आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी वैल्यू जो है अगर मैं यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दूँ, कलर बल्कि थोड़ा सा और ब्राइट यूज़ करते हैं, ब्लैक यूज़ कर लेते हैं जी। a इज़ इक्वल टू बी की जगह मैं सी के लिखूँगा, ठीक है, और उसके बाद के ये आ रहा है तो मैं के एज इट इज़ लिख दूँ। तो यहाँ पर ए जो है इसी यानी कंडीशन के मुताबिक सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ऑप्शंस देखते हैं जी, हमारे पास कई ऑप्शन अवेलेबल है। ए ऑप्शन देखें तो सी के स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग बहुत स्मॉल है लेकिन मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। सी के स्क्वायर लिखा हुआ है, ये हमारे पास जी बी के स्क्वायर लिखा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है सी स्क्वायर के, ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर के। तो जी बिल्कुल आप सही समझे, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। हम इसी को सर्कल करेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है ये इस तरह से इसको थोड़ा डार्क किया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपके अगर फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा प्रॉब्लम तो आप उस पर कुछ भी करेक्शन नहीं कीजिएगा। आप अगर कोई प्रिंटिंग प्रॉब्लम है तो आप एज इट इज़ रहने दीजिएगा, आपको उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो इस चीज़ को अनाउंस कर देते हैं, इसलिए आपने बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसी तरह 10th अगर MCQ की तरफ आएँ तो इस तरह से कि इन अ गिवन डाटा द हाईएस्ट वैल्यू इज़ 170 एंड द लोएस्ट वैल्यू इज़ 123। डाटा इज़ रिक्वायर्ड टू डिवाइड इन 10 ग्रुप्स। what will be the size of class interval। आप देखें यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू इसी पेपर के ऊपर ही मैं रफ वर्क कर लेता हूँ। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू हमें बताई गई है, जिसको मैं XM से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाईएस्ट वैल्यू ये जी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 170 है, ये मैं 170 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसी तरह इसमें जो लीस्ट वैल्यू है या लोएस्ट वैल्यू है वो हमारे पास है 123। अब देखें इन दोनों का अगर डिफरेंस लिया जाए, यहाँ से कैरी लेंगे यहाँ से हम, तो ये हमारे पास 6 रह जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 3 निकालेंगे, 7 आएगा, 6 डिफरेंस 2 4 होता है, 47 आता है हमारे पास। और अगर आप देखें यहाँ पर जी हमने इसको 10 ग्रुप्स में डाटा इज़ रिक्वायर्ड टू डिवाइड इन 10 ग्रुप्स, व्हाट विल बी द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जो है जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बेसिकली हमने ये रेंज फाइंड कर ली है। और रेंज को अगर हम नंबर ऑफ यानी यहाँ पर ग्रुप्स से, नंबर ऑफ ग्रुप्स से अगर डिवाइड कर दें, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। आप देख सकते हैं रेंज 47 है और 10 इनके ग्रुप्स हैं, तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल 4.7 बन रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन है जी, उसमें लिखा गया है ए ऑप्शन, अगर देखें 29.3 जी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड लिखा हुआ है 4.7 जी, बिल्कुल यही था ऑप्शन। और सी देखते हैं 17 और डी है 12.3। तो बिल्कुल आप सही समझे कि जो हमारा इसमें बी ऑप्शन है जो कि 4.7 है वही इसका बिल्कुल क्या है जी राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपसे 10th MCQ तक जो है वो आपसे डिस्कस किया MCQs। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो लास्ट 5 जो हमारे MCQs आ रहे हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे और उन्हें समझेंगे।